नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज आइए आप सबको मैं एक यात्रा पर लेके चलता हूं। आज आप सबको मैं भारत के भ्रमण पर लेके चलूंगा। विभिन्न राज्यों की कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा जो शायद हमारे देश के मीडिया में, हमारे देश के अखबारों में उतनी प्रमुखता के साथ नहीं छापी जाती हैं, लेकिन फिर भी कोरोना, चीन, पाकिस्तान, कश्मीर, आतंकवाद, इन सब मैटर्स के तले ये खबरें कहीं ना कहीं दब जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं आपसे कि इन मसलों के नाम जो मैंने आपको लिए उनकी खबरें ना दिखाई जाएं, लेकिन हर समय उन्हीं की खबरें, उन्हीं का समाचार प्रमुखता के साथ दिखाना ये अजीब बात है, क्योंकि इस बीच हकीकत, वास्तविकता इस देश की जो है वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य, यानी अगर मैं जनसंख्या के लिहाज से बात करूं, जनसंख्या के लिहाज से, आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि यकीनन इस देश के सिस्टम की पोल खोल देती है। इस देश के सिस्टम में कितने सारे लूप होल्स हैं, भ्रष्टाचार किस प्रकार से अंदर तक है, वो आपको ये घटना बताएगी। दरअसल एक महिला जिसका नाम है अनामिका शुक्ला, ये नाम आप सबने कई जगह देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा, समाचार पत्र पढ़ते समय भी आपके सामने कभी ना कभी ये नाम जरूर आया होगा, क्योंकि लगभग पिछले एक सप्ताह से ये नाम सत्ता के गलियारों में ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में, कई जिलों में तैर रहा है। जी हां, सबसे पहले मैं आपसे एक बात उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपसे एक पूछना चाहूंगा। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपका नाम कुछ भी है और आपका नाम हो सकता है कि आपके ही नाम वाले कई सारे लोग हों, लेकिन क्या यह संभव है कि आपके पिता का नाम जो है या आपकी माता का जो नाम है या आपके हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हैं वो भी आप जैसे 25 लोगों के सेम हो? यकीनन ये बात तो असंभव है, लेकिन यह संभव हो गया हमारे देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटालों का अंबार लग रहा है वो यकीनन इस प्रकार से, इस घटना के सामने आने के बाद सबके सामने स्पष्टता के साथ आया है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको मैटर पूरा समझाना चाहूंगा। दरअसल पिछले लगभग 13 महीनों से, यानी लगभग एक साल से, एक महिला जिसका नाम है अनामिका शुक्ला, ये अज्ञात महिला है। अभी कम से कम कुछ दिनों तक तो ये अज्ञात थी। ये महिला, इस महिला के नाम से 25 जिलों में, 25 स्कूलों में तनख्वाह ली जा रही है। यानी एक महिला का नाम उपयोग करके, इस्तेमाल करके यूपी के 25 जिलों के 25 विद्यालयों में, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, उस योजना के अंतर्गत आते हैं, वहां पर इस महिला के नाम पर रकम वसूली जा रही है, सैलरी ली जा रही है। और पिछले 13 महीनों में आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपए का चूना लग गया। 1 करोड़ रुपए का चूना लगा, एक ही व्यक्ति के नाम पर 25 जगह 1 करोड़ रुपए आ रहे थे। और सोचिए प्रशासन की नींद, सिस्टम की नींद नहीं टूटी 13 महीनों से कि आखिर एक ही महिला का नाम और उसके पिता का नाम, उसकी सारी डिटेल्स, उसके सारे दस्तावेज, सारे प्रपत्र, सब कुछ एक जैसे हैं, फिर भी अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती रही और 1 करोड़ का लंबा चौड़ा बिल आया, चूना लग गया। मैं तो यही कहूंगा, सिंपल सी बात। उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन, जितने भी जिलों में यह घटना हुई है वहां के प्रशासन और शिक्षा विभाग के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। और अब जाके ये सामने आया जब असली में, असल की जो वास्तविक जो अनामिका शुक्ला है, जो कि गोंडा की है, वो जब सामने आई, उन्होंने जब अपना जो प्रपत्र है, अपने सारे दस्तावेज, अपना शपथ पत्र, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने पहचान पत्र, जब सब कुछ गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने दिखाए, तब जाकर यह मामला सामने आया कि यकीनन ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। जबकि विरोधाभास देखिए कि ये जो महिला है अनामिका शुक्ला, इन्होंने 2017 में एक भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद निजी कारणों के कारण ये नौकरी नहीं कर पाए और आज भी ये बेरोजगार है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन सोचिए, इनके नाम पर 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह ले ली गई। एक ऐसा देश जहां पर करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वहां पर एक ही व्यक्ति के नाम पर 25 जगह 1 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ी इस देश की विडंबना क्या होगी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा क्या होगी।
दूसरी खबर भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। प्रयागराज में एक ऐसी घटना सामने आई जो कि यकीनन भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को भी पार कर देती है। दरअसल वहां पर एक शख्स इस बात की ठगी करता था, बल्कि इस बात का आश्वासन देता था लोगों को कि उसको आप 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए के बीच की रकम दीजिए और वो आपको शिक्षक की भर्ती में आपको करवा देगा, यानी आपको शिक्षक बनवा देगा। उसके बाद जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से कई बड़ी बड़ी मात्रा में रकम बरामद हुई, धनराशि बरामद हुई। इसके बाद अब खतरा मंडरा रहा है। जो प्रयागराज में एग्जाम्स हुए थे, जो परीक्षाएं हुई थी, उनके भी रद्द होने का। अब सोचिए अगर वो परीक्षाएं रद्द होती हैं तो कितने सारे लोगों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। दोस्तों ऐसे में एक यक्ष प्रश्न तो ये उठता है कि क्या इस प्रकार के घोटाले, क्या इस प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले जब सामने आते हैं तो क्या इनके पीछे कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं होता है? क्या किसी भी प्रकार से इनके ऊपर किसी भी राजनेता का कोई हाथ नहीं होता है? क्योंकि बिना किसी हाथ के, बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी सपोर्ट के क्या किसी आम आदमी के बस की बात ये हो सकती है कि वो इतना बड़ा घोटाला कर दे? सोचिए जब एक महिला के नाम पर इतने सारे जाली फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं इस देश में, फर्जी प्रपत्र बन जाते हैं और उसके बाद उसके बलबूते पर पैसा ऐंठ लिया जाता है, तो क्या ये किसी आम आदमी के बस की बात हो सकती है? निश्चित तौर पर उसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल संरक्षण जरूर होता होगा, क्योंकि बिना किसी हाथ के, बिना किसी शक्तिशाली हाथ के सपोर्ट के, समर्थन के ऐसा कर पाना निश्चित तौर पर संभव नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में आप सबने ये सुना होगा कि जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है या जब भी कोई घोटाला सामने आता है तो उसके बाद बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो जो सत्ताधारी है वो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। जो सत्ता में होते हैं वो सीधा तौर पर कहते हैं कि इस मामले के लिए, जब ये मामला आया तो इसके जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी और तत्काल प्रभाव से उन्हें दंड दिया जाएगा। एसटीएफ का गठन किया जाता है, सीबीआई जांच करवाई जाती है, इसके साथ ही साथ पुलिस भी पूछताछ के लिए दबिश करती है। लेकिन क्या हकीकत आप सभी जानते हैं कि कभी भी सजा होती भी है तो वो किसी ना किसी प्यादे को हो जाती है। शहंशाह हमेशा सुरक्षित रहते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते हैं, शहंशाह जो कि सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यकीनन इस देश में दोस्तों संकल्प बहुत लिए जाते हैं लेकिन विकल्प बहुत कम है और एक देश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहां के लोग ईमानदारी के साथ अपना कार्य न करें। शॉर्टकट का रास्ता कभी भी कामयाबी नहीं देता है, ये इस देश के लोगों को समझना होगा और विशेष तौर पर उन लोगों को जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, जिम्मेदारी है, वरना इस देश का दुर्भाग्य होगा, इस देश का जो भविष्य है वो अंधकार रहेगा। हमेशा वही लोग ऊपर आ जाएंगे जो नालायक होंगे, जो सक्षम नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिफारिश के दम पर, और वो व्यक्ति जो सच में सक्षम होगा, जिसके भीतर कौशल होगा, वो कहीं ना कहीं इस समाज में पीछे की ओर धकेला जाएगा और अग्रिम पंक्ति की जगह अंतिम पंक्ति में शामिल हो जाएगा। दोस्तों शिक्षा से संबंधित घोटालों के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्थ सेक्टर से जुड़े घोटालों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, आप सभी जानते हैं। अस्पतालों की क्या हालत है वो भी आप सभी जानते हैं, इनसे आप अनजान नहीं है। हालांकि इस समय देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, नर्सेज हैं, सभी लोग बड़े ही निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन 2 शहर ऐसे हैं देश के 2 राज्यों में जहां से इस प्रकार की घटनाएं सामने आई जो कि यकीनन चिंताजनक है। सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र के जलगांव लेके चलूंगा दोस्तों। महाराष्ट्र के जलगांव, महाराष्ट्र जो कि सर्वाधिक तौर पर देश में प्रभावित है कोरोना वायरस के कारण, जलगांव में एक महिला का शव बरामद हुआ है। दरअसल ये 82 वर्ष की महिला, इसको मई के अंत में इनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, कोरोना का टेस्ट इनका पॉजिटिव आया था। उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 जून से ये लापता थी, गुमशुदा थी। इसके बाद लगातार जब इनकी खोजबीन हुई, अब क्या खोजबीन हुई ये तो आप खुद ही सोचिएगा जब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊंगा। लेकिन जब खोजबीन चलती रही तो उसके बाद 1 सप्ताह बाद, लगभग 8 दिनों के बाद इनका शव उसी अस्पताल के बाथरूम से बरामद हुआ।
अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि कोरोना का संक्रमण आप सभी जानते हैं, इस संक्रमण को रोकने के लिए साफ सफाई का कितना अहम योगदान है। लेकिन फिर भी साफ सफाई एक ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, कि एक अस्पताल में जो भी बाथरूम्स है, जो भी वॉशरूम्स है, उनकी सफाई एक दिन में 3 बार होनी चाहिए कम से कम। लेकिन सोचिए 8 दिनों तक इस महिला का शव, 82 वर्ष की वृद्धा का शव उसी अस्पताल में पड़ा रहा और किसी ने सुध तक नहीं ली। 10 जून को जब इनका शव बरामद हुआ तब सबकी पोल खोली गई। अब कार्रवाई होगी, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और शहर मुंबई की बताना चाहूंगा। मुंबई जो कि इस देश का सर्वाधिक तौर पर प्रभावित शहर है, एक बड़ा एपिसेंटर है मुंबई कोरोना वायरस का। वहां पर भी एक ऐसी घटना आई जहां पर एक 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति, उनका भी शव बरामद हुआ और उनका भी शव कुछ ही दिनों बाद बरामद हुआ। वो भी कोविड के पेशेंट थे और उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोचिए कि हमारे देश के अस्पतालों की क्या स्थिति है। वहां पर जो कार्य कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ के लोग, वो कितने लापरवाह हैं। सबको नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो कि शायद ड्यूटी से भागता है। मैं जानता हूं कि इस देश में डॉक्टर्स की जो इस समय जितना दबाव उन पर है, जितना तनाव उन्हें हो रहा है, उतना ज्यादा किसी को नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती हैं तो यकीनन दुख होता है कि लापरवाही की पराकाष्ठा किस हद तक बढ़ गई है कुछ लोगों के भीतर। दोस्तों महाराष्ट्र के बाद अब मैं आपको ले चलूंगा तेलंगाना में। वही तेलंगाना जिसका गठन इस देश भारत में 2014 में हुआ था, जब आंध्र प्रदेश से ये टूटकर नया राज्य बना था। उसके बाद दोस्तों लगातार इसने विकास की पटरियों पर अपना पहिया दौड़ाया। लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि यकीनन हमारे देश में किस प्रकार से डॉक्टर्स का सम्मान किया जाता है, क्या वो ढोंग है, क्या वो झूठ है? जब उन्हीं डॉक्टर्स पर हमले किए जाते हैं, जब वही डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उन्हें बलपूर्वक हटाया जाता है, तो यकीनन बहुत ज्यादा क्रोध आता है, आक्रोश होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहां के एक अस्पताल, एक बड़ा अस्पताल है गांधी अस्पताल, वहां के लगभग 300 डॉक्टर्स, 300 जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में उनके बैनर्स हैं, तख्तियां हैं, मुंह पर मास्क है और आवाज है एक ऐसी बुलंद आवाज। और ये बुलंद आवाज इसलिए है क्योंकि उन्हीं के एक सहयोगी, उन्हीं के एक साथी, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, जो एक स्टूडेंट थे, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे थे मेडिकल में, उनके ऊपर हमला किया जाता है। और हमला किया जाता है परिजनों द्वारा, और परिजन उनके एक 55 वर्षीय एक कोविड-19 पेशेंट के। दरअसल घटना यह है कि एक 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनको भर्ती कराया गया और इसके बाद वॉशरूम जाते हुए समय उनकी फर्श पर गिरकर मौत हो जाती है। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी मौत की वजह कमजोरी है और कमजोरी के कारण वो फर्श पर गिर गए बेहोश होकर, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल में जो उनके परिजन थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के ऊपर हमला किया, रॉड से हमला किया, अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, कई सारी जो संपत्तियां उनको नष्ट किया, तोड़फोड़ करी। इसी विरोध में सभी डॉक्टर्स आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कल से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन हो गए लगभग और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि जब तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं आते उनके पास ग्राउंड की रियलिटी देखकर, तब तक वो नहीं उठेंगे। दोस्तों इसके अलावा यहां पर एक चीज और भी है, कुछ आरोप लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर्स की लापरवाही भी थी, कि डॉक्टर्स ने उस पेशेंट का ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा दोस्तों कई सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जो कि बीजेपी के एमएलए की हैं और एआईएमआईएम के भी कुछ नेताओं की है, जिन्होंने गांधी अस्पताल में किस प्रकार से हालात बदतर हैं, किस प्रकार से हालात ठीक नहीं है, उसकी भी तस्दीक करी। तो ये भी देखने वाली बात है कि आखिर स्थिति क्या है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ये भी मांग है कि उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उनसे ओवर आवर्स काम करवाया जा रहा है, उनसे उनके जितना भी टाइम है उससे ज्यादा उनसे काम करवाया जा रहा है। यकीनन ये चीज भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इनफैक्ट एक मनुष्य की एक सीमाएं होती हैं, वो किसी निश्चित समय तक ही कार्य कर सकता है। और ऐसे में अगर डॉक्टर्स को ही दबाव में रखा जाएगा, अगर डॉक्टर्स पर ही एक्स्ट्रा दबाव रखा जाएगा, तो कैसे इस कोरोना को हम हरा पाएंगे। इसी के साथ साथ डॉक्टर्स की ये भी शिकायत है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भर्तियों की कमी है,
यानी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, पद हैं जो खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स की भर्तियां नहीं हुई हैं, डॉक्टर स्टाफ का बहुत बड़ा अभाव है वहां पर। ये सब भी सरकार को, जो राज्य सरकार है उसको देखना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, क्या आप सोचते हैं इस विषय के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।